गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायटम के बारे में पढ़ेंगे। डायटम्स एक्चुअली वो एल्गी होती हैं जो कि बेसिलरियोफाइसी को बिलोंग करती हैं, और बेसिलरियोफाइसी को बिलोंग करने वाली जो एल्गी हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो ये हैं कि ये अधिकतर यूनिसेलुलर होती हैं, लेकिन कई बार ये फिलामेंटस होती हैं या लूज़ फिलामेंट्स बने होते हैं, या फिर म्यूसिलेजिनस कॉलोनीज़ भी बनाती हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं और इनकी शेप्स वेरिएबल होती हैं। जैसा कि इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर एल्गी डायटम्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं, दे आर रॉड शेप्ड ऑल्सो, तो ओवल भी हैं कुछ। तो ये वेरिएबल शेप्स के होते हैं। इनके अंदर दो तरह की सिमेट्री होती है। कुछ के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इनकी ये अधिकतर सारे हैबिटेट में, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, दोनों के अंदर पाई जाती हैं। कई बार ये टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर भी पाई जाती हैं। ये प्लांट्स के ऊपर एपीफाइट के रूप में भी हो सकती हैं, या फिर एनिमल्स के ऊपर एपिजोइक कंडीशन में भी हो सकती हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वाटर। और इसकी लगभग 1600 स्पीसीज हैं विच आर ग्रुप्ड अंडर 200 जनरा। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, अगर क्लास बेसिलरियोफाइसी को हम क्लासिफाई करें तो इसके अंदर दो ऑर्डर्स होते हैं, एक तो सेंट्रल्स और दूसरे पिनेल्स। सेंट्रल्स वो होते हैं जो कि सर्कुलर डायटम्स उसमें आते हैं, और इसमें सेंट्रल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि जो बायलेटरल सिमेट्री वाले डायटम्स हैं वो पिनेल्स के अंदर आते हैं। अगर सेंट्रल्स और पिनेल्स का डिफरेंस हम देखें तो शेप और साइज वेरी करती है। रोड राउंड होती है सेंट्रल डायटम्स में, और पिनेट डायटम्स के अंदर बोट शेप्ड होती है। रेडियल सिमेट्री सेंट्रिक डायटम्स के अंदर होते हैं। पिनेट डायटम्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। सेंट्रिक डायटम्स में डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि पिनेट डायटम्स में इलोंगेटेड क्लोरोप्लास्ट होता है। सेंट्रिक डायटम्स के अंदर रेफी नहीं पाई जाती है। व्हाट इज़ रेफी, वो हम आगे स्टडी करेंगे। पिनेट डायटम्स के अंदर रेफी पाई जाती है। रेडियल अरेंजमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं डायटम्स की, जो ऊपर वाली वॉल है उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं वो रेडियली अरेंज्ड होती हैं, जबकि पिनेट डायटम्स के अंदर पिनेटली सिचुएटेड होती हैं। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो आइसोगेमस होते हैं। पिनेट डायटम्स के अंदर आइसोगेमी पाई जाती है, जबकि सेंट्रल्स के अंदर एनाइसोगेमी या ऊगेमी पाई जाती है, और गैमीड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो दीज वर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन दी सेंट्रिक डायटम्स एंड पिनेट डायटम्स। नाउ these are the photographs of centric diatoms, जिसमें आपको सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, रेडियल सिमेट्री उनकी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पिनेट डायटम्स जो होते हैं वो बोट शेप्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीच में ये जो एक खांच सी दिखाई दे रही है, दिस इज रेफा। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर होता है डायटम्स में, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर एल्गी। इसमें क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग हाफ्स की बनी होती है। ऊपर वाले हाफ को हम एपिथीका कहते हैं और नीचे वाले हाफ को हम हाइपोथीका कहते हैं। जैसे कि दो पेट्री प्लेट्स एक के अंदर एक डाल करके हम रखते हैं, उसी तरीके से इसमें एपिथीका और
हाइपोथीका होती है। और एपिथीका और हाइपोथीका के अंदर बीच में कुछ खांच होती है जिसको कि हम रेफी कहते हैं। अब इस रेफी में आप देखेंगे, दिस इज रेफी, और इसके अंदर सेंटर में सेंट्रल नोड्यूल होती है रेफी में, और 2 पोल्स पे पोलर नोड्यूल्स होती हैं। तो ये खांच है जो कि पूरी की पूरी एपिथीका, दिस इज एपिथीका, और हाइपोथीका इनके अंदर होती है। और जिस जगह पर वो ओवरलैप कर रही होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, छोटे छोटे दांतें होते हैं जिनसे ये आपस में एपिथीका और हाइपोथीका आपस में जुड़ी होती हैं, इसको हम गर्डिल कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह का व्यू है। दिस इज वाल्व व्यू विच इज सीन फ्रॉम द अपर साइड, और गर्डिल व्यू इज द साइड व्यू। तो ये इसका इस तरीके की सेल वॉल है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिलेरियोफाइसी। अब उसके बाद जो इसकी एपिथीका है, एपिथीका या हाइपोथीका में स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होते हैं, उसमें होल्स पाए जाते हैं। जनरली ओपनिंग्स होते हैं, जो 3 ओपनिंग्स आपको पता है, जिसमें सेंट्रल नोड्यूल है और पोलर नोड्यूल्स हैं। उनके अलावा इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एक तो होते हैं पोर्स, जो कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पोर्स हैं, और दूसरे लॉक्यूल्स हैं। अब पोर्स जो होते हैं वो सिंपल होल्स होते हैं, और उसके चारों तरफ ये क्या चीज़ है, ये सिलिसिफाइड है। ये सब जो दिखाई दे रहा है जिसमें पोर्स हैं, या हम कहें कि एपिथीका के ऊपर जो वॉल है वो पैक्टिक मटेरियल की बनी होती है, और उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो ये सिलिसिफाइड एपिथीका है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये पोर्स जो होते हैं इनसे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर निकल सकता है, अंदर जो बनता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि लॉक्यूल्स कहते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स और ओपनिंग्स होती हैं। पॉलीगोनल चैम्बर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर ये, और एक तरफ तो जो वॉल है उसके एक तरफ सीव मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन सीव मेम्ब्रेन्स के अंदर कई सारे, जिनको कि सीव मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, वेलम भी कहते हैं, या पोर मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और एक बड़ा पोर होता है सेंटर में जिसको कि फोरामेन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको सीव पोर्स कहते हैं, और ये बड़ा पोर जो है ये है फोरामेन जिसको कि लेटरल पोर कहते हैं। तो 2 तरह की ओपनिंग्स हो गई एपिथीका में, एक तो होल्स और दूसरे लॉक्यूलस। लॉक्यूलस के अंदर सीव पोर्स होते हैं और फोरामेन होता है। सो दिस इज अबाउट द ओपनिंग्स ऑफ वॉल। अब अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें, सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी सेल वॉल पैक्टिक की बनी हुई होती है जिसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, और ये जो इसकी वॉल होती है सेल वॉल, उसको हम कहते हैं फ्रेश्यूल, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स ऑफ थीका, एपिथीका एंड हाइपोथीका। इसके प्रोटोप्लास्ट को देखें तो सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, बीच में एक वैक्यूल होती है, और न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा पेरिफेरल होता है, और इसके अलावा दूसरे अंगक भी पाए जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल
ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, फ्यूकोजेंथिन एटसेट्रा होते हैं। और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्राइसोलेमिनेरिन, वोल्यूटिन और ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। और इसका जो कलर होता है वो कैरोटीनॉइड्स की प्रेजेंस के कारण इसका ब्राउन पिगमेंट होता है। इसके अलावा डायटोमिन भी इसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल मेजर जो डायटम्स के अंदर मेजर पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन और डाइडेनोजेंथिन प्रेजेंट होता है। और स्टोरेज क्राइसोलेमिनेरिन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द मूवमेंट, अब इसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट के लिए क्या होता है कि जो रेफी के अंदर जो सेंटर में और पोलर नोड्यूल्स जो होती हैं, दीज आर दी ओपनिंग्स। तो जब भी मूवमेंट होना होता है तो इसकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि म्यूसिलेज को सिक्रीट करती हैं। तो ये जो सिक्रीटरी जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्होंने ये जो म्यूसिलेज सिक्रेट किया वो जो नोड्यूल्स हैं उनसे होकर के बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में हाइपोथीका से होकर के बाहर आता है। और हाइपोथीका का किस तरफ है? किसी भी आधार जिसके ऊपर वो डायटम पड़ा हुआ है उसके तरफ वाली फ्रेशूल का पार्ट है, तो वहाँ पर उस म्यूसिलेज से वो चिपक जाता है और सबस्ट्रेटम पे चिपक गया। और उसके बाद में वो मूव करता है। अब मूवमेंट कैसे होता है? दिस इज गवर्न्ड बाय द स्प्रेडिंग और द मोशन और द मोटिलिटी ऑफ द म्यूसिलेज विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल्स। या हम कहें कि म्यूसिलेज की स्ट्रीमिंग के कारण इसमें मूवमेंट होता है। जिस दिशा में डायटम को मूव करना होता है, सपोज कर लीजिए डायटम को इस दिशा में मूव करना है तो म्यूसिलेज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। म्यूसिलेज निकलेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा सरफेस के ऊपर और डायटम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है और रूम टेम्परेचर पे मूवमेंट होता है। और इनकी जो मोटिलिटी है डायटम्स की या चलन है वो लाइट है, टेम्परेचर है और सबस्ट्रेटम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आधार चिकना है तो उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वो रफ़ है तो सबस्ट्रेटम रफ़ है अगर तो मोटिलिटी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट द मूवमेंट ऑफ डायटम्स। देन द रिप्रोडक्शन, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ ऑक्सोस्पोर भी बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं उसको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बेसिक सेल डिवीजन होता है और सेल जो होती है वो अधिकतर मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग में डिवाइड होती है। और डिवीजन से पहले मदर सेल जो भी है उसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एपिथीका और हाइपोथीका एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं साइज इंक्रीज हुआ मदर सेल का, एपिथीका और हाइपोथीका। हाइपोथीका नीचे वाली, ऊपर वाली एपिथीका, ये एक दूसरे से पृथक हो गए। और जब ये एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं तो जो केंद्रक है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब दो न्यूक्लियाई बनने के बाद
इसके जो प्रोटोप्लास्ट है उसका भी डिवीजन होगा। सी डायग्राम में देखें, प्रोटोप्लास्ट इज डिवाइडिंग। बी डायग्राम में आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्वेजिनेशन हो रहा है, वो अंदर की तरफ जा रही है। कहाँ पर? जो मिडिल पॉइंट है। इन्वेजिनेशन हो गया। इन्वेजिनेशन होने के बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई और 2 सेल्स बन गई। अब इन 2 सेल्स जो बन गई उनमें नीचे की तरफ ये जो एपिथीका, पहले जो एपिथीका और हाइपोथीका थी, वो अब जो नई डॉटर सेल्स बनी है उनकी एपिथीका बन जाती है। जो पहले हाइपोथीका थी वो हाइपोथीका नई सेल्स जो बनी उनमें से एक में तो एपिथीका एपिथीका ही रहेगी, लेकिन जो हाइपोथीका थी वो नई सेल की एपिथीका बन जाती है और उसके अंदर की तरफ यहाँ पर हाइपोथीका का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें हाइपोथीका बनती है। तो दिस इज द मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक मदर सेल थी जिसकी ये एपिथीका थी, ये हाइपोथीका थी। ये दोनों दूर दूर हुए, 2 सेल्स बनी। पहली वाली की एपिथीका वही रही, लेकिन हाइपोथीका जो है उसने एक और एपिथीका बना ली। ये वो एपिथीका बन गई और उसके अंदर की तरफ एक हाइपोथीका और बन गई। फिर ये फिर से डिवाइड करी तो फिर वापस बन गई। अब क्या है कि जो चीज़ हाइपोथीका है वो अपने अंदर नई हाइपोथीका बनाती जा रही है। तो इस तरीके से 2 लाइंस चलती हैं। एक लाइन में तो सेल का साइज सेम रहता है, जबकि दूसरी लाइन में सेल का साइज धीरे 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 करके कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथीका एपिथीका बन रही है तो उसके अंदर एक और हाइपोथीका बनेगी, तो ग्रेजुअली सेल्स का साइज कम होता चला जाता है। तो इस तरीके से 2 तरह की कोशिकाएं बनती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी जिनका साइज वही रहता है और कुछ कोशिकाएं ऐसी जिनके अंदर साइज बहुत छोटा होता चला जाता है। अब अगर नेचर में इस तरीके से छोटी होती हुई सेल चली गई तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सेल की डेथ हो जाएगी। तो जस्ट टू अवॉइड द डेथ ऑफ द सेल और जस्ट टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा? ऑक्सोस्पोर के द्वारा। अब आप देखेंगे कि जो ऑक्सोस्पोर कैसे बनता है वो हम स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वो ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सोस्पोर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑक्सोस्पोर भी बनता है। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन पिनिल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहला, प्रोडक्शन ऑफ 1 ऑक्सोस्पोर बाय 2 कॉन्जुगेटिंग सेल। 2 सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉन्जुगेट करेंगी, आपस में मिलेंगी, उनके अंदर ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होना। ऑक्सोस्पोर एक ही कॉन्जुगेटिंग सेल, एक ही सेल के अंदर के चारों तरफ ऑक्सोस्पोर बन जाना। सिंगल सेल से ऑक्सोस्पोर बन रहा है, ऑटोगेमी से ऑक्सोस्पोर बन रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से ऑक्सोस्पोर बन रहा है और ooगेमी से, जो सेंट्रल्स टाइप के उनमें ooगेमी से ऑक्सोस्पोर बन रहा है। अब जब ऑक्सोस्पोर बनना होता है तो उसमें क्या होता है कि सेल लगातार जब छोटी होती हुई चली जाती है तो कुछ समय के बाद ऑक्सोस्पोर बना लेती है। ऑक्सोस्पोर बनने में क्या होता है कि एपिथीका और हाइपोथीका दोनों जो वॉल्व्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बहुत सारा म्यूसिलेज सिक्रीट किया जाता है
इसकी सेल के द्वारा, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। क्रिस्टलॉइड बॉडीज जो कि इस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो बहुत सारा म्यूसिलेज सिक्रीट करती हैं। ये म्यूसिलेज नोड्यूल से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद एपिथिका और हाइपोथिका के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर अगर म्यूसिलेज बहुत सारा आ गया तो क्या होगा कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे एपिथिका और हाइपोथिका एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। अब प्रोटोप्लाज्म तब तक बढ़ता है जब तक कि एक नॉर्मल साइज जो है उस पर्टिकुलर डायटम का वो नहीं आ जाता, और उसके बाद इसके चारों तरफ सिलिका की एक मेम्ब्रेन बन जाती है। जब दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जो बीच का हिस्सा जिसमें ना एपिथिका है ना हाइपोथिका है, लेटरल वाला जो पोजीशन पे जो पार्ट है, उसमें सिलिका की एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिस मेम्ब्रेन को हम पेरिजोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिजोनियम। और इस पेरिजोनियम के बाहर नए वॉल्व सिक्रीट हो जाते हैं। जब नए वॉल्स बन जाएंगे, नई हाइपोथिका बन जाएंगी उसमें, तो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाएंगी, 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाएंगी, जिनको कि तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ऑक्सोस्पोर, जिसके अंदर साइज को बढ़ाने के लिए जिसका निर्माण होता है और उसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बनती हैं। तो इस तरीके से ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो एक रेस्टोरेटिव प्रोसेस है, प्रोटोप्लाज्म को रेस्टोर करने का प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो छोटी सेल्स होती हैं वो वापस से ओरिजिनल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस टाइप का होता है। 2 तरह का हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर्स बाय कॉन्जुगेटिंग सेल्स। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये 2 कॉन्जुगेटिंग सेल्स हैं जिनके चारों तरफ म्यूसिलेज इकट्ठा है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई ये कैसे हैं? 2n। द मेन बॉडी ऑफ डायटम इज 2n। अब इसके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। पहले 2 बनेंगे और उसके बाद 2 बनेंगे। 4 न्यूक्लियाई आपको सी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 न्यूक्लियाई में से 2 तो फंक्शनल न्यूक्लियाई रहेंगे और 2 डिजेनरेट हो जाएंगे। और हर स्पोर के 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई, अब ये न्यूक्लियाई कैसे हो जाएंगे? n होंगे। 2 जो फंक्शनल न्यूक्लियाई हैं वो वापस यूनाइट करेंगे और 2n न्यूक्लियस बना लेगा। ये 2 जुड़ेंगे और ये 2 जुड़ेंगे, कैरियोगेमी होगी और 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए। अब इन 2 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर वापस डिवीजन होगा और गैमीट्स बनेंगे जो कि n होंगे या x होंगे। तो 4 गैमीट्स बन गए, 1 से 2 गैमीट बने, 4 बन गए। दो अपोजिट साइड के जो कॉन्जुगेटिंग है ना, कॉन्जुगेटिंग हम ये कहेंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों सेल्स हैं, उनका उनके हर एक सेल से जो 2 गैमीट्स बने वो नहीं फ्यूज़ करेंगे। एक सेल से बना हुआ गैमीट दूसरी सेल से बने हुए गैमीट के साथ में फ्यूज़ करेगा और इस तरीके से अपोजिट सेल्स जो हैं
उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और 2 जाइगोट्स बन जाएंगे और ये जाइगोट्स अपनी खुद की फ्रेश्यूल बना लेंगे। एपिथीका और हाइपोथीका दोनों के बन जाएंगे और इनका साइज़ वापस नॉर्मल सेल के साइज़ के बराबर हो जाएगा और इनमें एपिथीका हाइपोथीका बन जाएगी। और जो पुरानी वाली जो है एपिथीका हाइपोथीका थी, जो कि कॉन्जुगेटिंग सेल्स की थी, वो कई बार इन स्पोर्स के साथ में, इन ऑक्सोस्पोर्स के साथ में अटैच्ड दिखाई देती है। तो एम्प्टी फ्रेश्यूल और ऑक्सोस्पोर ये दोनों साथ में दिखाई देते हैं। सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय कॉन्जुगेटिंग सेल्स। दिस इज वन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय ऑटोगेमी। खुद के न्यूक्लियाई खुद से फ्यूज़ कर जाएंगे, उसमें 2 कॉन्जुगेटिंग सेल्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सोस्पोर बना, उस ऑक्सोस्पोर में एपिथीका हाइपोथीका एक दूसरे से अलग हो गई। सी डायग्राम में आप देखेंगे एपिथीका ऊपर खिसक गई, हाइपोथीका नीचे खिसक गई। दिस इज हाइपोथीका, दिस इज एपिथीका। केंद्रक जो है वो विभाजित हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई बने। 4 में से 2 न्यूक्लियाई जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए और 2 न्यूक्लियाई जो फंक्शनल न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज़ हुए, कैरियोगेमी हुई। और दीज आर द डिजेनरेटिंग न्यूक्लियाई जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। 2 फंक्शनल रहे, दोनों आपस में जुड़े और उसके अंदर नया एक डिप्लॉयड सेल बन गई जिसके खुद के नए फ्रेश्यूल्स हो गए और उनके बाहर की तरफ ओल्ड फ्रेश्यूल्स था। तो बाहर ओल्ड फ्रेश्यूल, फिर उसके बाद में नए फ्रेश्यूल अंदर और उसके अंदर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस विद द प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरीके से जो नई बॉडी एक डिप्लॉयड से एक ही डिप्लॉयड डॉटर सेल बनी। वही न्यूक्लियस पहले डिवाइड किया और फिर न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए एक ही सेल के अंदर। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय ऑटोगेमी। तो हम देखते हैं कि डायटम्स का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम देखें तो वो डिप्लॉयड प्रीडोमिनेंट होता है। उसकी द्विगुणित अवस्था जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गैमीट्स बनने के वक्त गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, अदरवाइज पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक जनरेशन ही होती है। सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन हो सकता है, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि साइज़ को वापस पूरा नॉर्मल सेल के बराबर करना होता है तो ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं, अन्यथा सेल डिवीजन होता है। और ऐसे ही गैमीट्स के फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है डायटम में, फिर उसके बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स अलग से आप वी कैन नॉट clearly differentiate between the male and the female gametes. Only in certain species male gametes are motile whereas the female gametes are non-motile. लेकिन नॉर्मल जो बायलेटरल सिमेट्री वाले डायटम्स हैं उनके अंदर ज़्यादा स्टडी किया गया है, जिसके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बने, उनके बीच में यूनियन हुआ, न्यूक्लियाई फ्यूज़, कैरियोगेमी होता है, फिर उसके बाद प्लाज्मोगेमी होता है, ऑक्सोस्पोर बनता है और वो एक्सोस्पोर फिर डायटम्स की नई प्लांट बॉडी बना लेता है। सो दिस इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ डायटम्स। अब उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंस है। डायटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये 20 से 25% तक कार्बन फिक्सेशन करते हैं, शुगर बनाते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब इनका फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में बढ़ोतरी करते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, तो दे कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। और इसके फूड क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इसलिए जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए ये प्लैंक्टन्स का काम करते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं। एज डेटिंग के लिए ये काम में लाए जाते हैं। उसके बाद में डायनामाइट्स बनाने में, फिल्टर्स बनाने में, एब्रेसिव्स बनाने में इनका काम आता है। कई बार टूथपेस्ट बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, और इसको हम समुद्र की घास कहते हैं। डायटम्स के एप्लीकेशंस हैं, न्यूट्रिशनल एप्लीकेशन इसका ये है कि इससे ओमेगा 3 निकाला जाता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो इनसे निकाले जाते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स, इथेनॉल्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन से इथेनॉल प्रोडक्शन किया जाता है डायटम्स के द्वारा। और प्रोटीन्स निकाली जाती हैं मीथेन प्रोडक्शन के द्वारा। एनारोबिक गैसिफिकेशन के अंदर इनको यूज़ में लिया जाता है। नेचुरल ऑयल्स होते हैं, बायोडीज़ल प्रोडक्शन में नेचुरल ऑयल्स भी इनसे निकाले जाते हैं। सो दिस इज़ जीनस ऑफ हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायटम्स। थैंक यू।